नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा एग्रीकल्चर के नवीन जानकारियों के संबंध में आपको जो है जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है और ये आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आपका एग्रीकल्चर से इफको हो, क्रिप्को हो, एफसीआई हो, एनएफएल हो, जो अभी आपका टीए या टीम सुपरवाइजर का होना है या अन्य कोई अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एग्रीकल्चर की, उनके लिए हो, उन सभी के लिए ये सब बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग इसको जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें एक छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको कम समय में देख करके और कहीं ना कहीं लाभान्वित हो सके। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ आए हुए हैं और उसमें आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमसे पूछी जा चुकी है और कहीं ना कहीं ये हमारे आपके बीच में चर्चा होता रहता है। तो जब चर्चा होता है तब हम खोजते हैं ये क्या है, हम जानना चाहते हैं उसमें के बारे में क्या है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तत्परता से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इन सभी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के बारे में भी काफी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा आज क्या है आज के न्यूज में। तो उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन संस्था की तरफ से हम लोग के लिए भाई कि क्लब एग्रीकल्चर के द्वारा हमारा एफओ का बैच जो है प्री कम मेंस इंटरव्यू का वो हमारा प्रारंभ हो चुका है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे है। यदि कोई भी स्टूडेंट को हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करिए या हमें व्हाट्सएप करिए, टीम से आपकी बात हो जाएगी। ये टीए या केंद्र सुपरवाइजर उत्तर प्रदेश की एक बहु प्रतीक्षित सबसे चर्चित यह जो है विज्ञापन है, इसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षार्थी काफी दिनों से वेट कर रहे थे। अब आने वाले जस्ट कभी भी किसी भी इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो उस विज्ञापन के लिए भी इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो वरदान साबित होगा। हमारे जो भी छात्र बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए आएंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद, आइए आप सभी का स्वागत है। इसके लिए भी आपको संस्था पूरा कार्य करेगी। हमारा एमएससी एजी का क्रैश बैच 13 मार्च से प्रारंभ होगा। जिनको भी ये इसमें जुड़ना है वो आप सभी लोग हमसे संपर्क करिएगा, संस्था आपसे जो सारी जानकारी देगी। अब संस्था में इंडिविजुअल मैथ कोई पढ़ना चाह रहा, कोई रीजनिंग पढ़ना चाह रहा, कोई सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाह रहा, कोई मैथ रीजनिंग पढ़ना चाह रहा या कोई सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना चाह रहा, इस सारी सुविधाएं अब उपलब्ध है। तो जिनको भी इस तरह की भी सुविधाएं संस्था के द्वारा चाहिए वो सभी को ये सुविधाएं मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे लिखा है कृषि में सूचना संचार। कृषि में सूचना संचार तकनीकियों के सफल उदाहरण, मतलब कौन से ऐसे सूचना संचार का भारत में उपयोग किया गया और वो जिस रूप में उसका अपेक्षा किया गया था वह उस रूप में खरा उतरा या सफल रहा। तो कुछ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है ग्राम ज्ञान केंद्र, केवीसी, विलेज ज्ञान केंद्र, विलेज ज्ञान केंद्र, ठीक है। तो जो विलेज ज्ञान केंद्र है उसको देखेंगे लिखा है एमएस, ये किसने इसको चलाया, अब देख रहे हैं एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 1998 में शुरू किया गया। यह भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें सूचना संचार तकनीकियों का कृषि विकास हेतु उपयोग किया गया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले जो उपयोग किया गया वो इसी में किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब देखिए इनके नाम से, वैसे भी अगर हम एग्रीकल्चर के हैं और इस महात्मा का नाम ना जाने तो हमारे लिए ही यह अपमानजनक है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए 1998 में क्या शुरू किया गया, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। इसके द्वारा यह जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भारतीय कृषि में लाने का क्या किया गया, आवश्यकता महसूस किया गया और इस फाउंडेशन ने शुरू किया। तो सबसे पहला कब शुरू हुआ, 1998, किस संस्था के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को एकदम ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछी जाएगी। आगे देखिए दूसरा नाम लिखा है
भूमि परियोजना, और ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, वर्ष 1998 में कर्नाटक सरकार ने भूमि परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य के भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया। मतलब 1998 कर्नाटक राज्य ने अपने समस्त भूमि का जो क्षेत्र था वो किसके लाया? कंप्यूटर के लाया। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो यही पूछा जाएगा, सबसे भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम अपने भू अभिलेख का कंप्यूटरीकृत कर दिया? ठीक है, तो ये आपको किस परियोजना के तहत या किस राज्य में या कब, ये आपसे चीजें पूछी जाएगी एक प्रश्न के रूप में। उसके बाद देखिए लिखिए ई चौपाल, ये बार बार पूछता है कि ई चौपाल किस संस्था ने शुरू किया था। तो यहां पर लिखा है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। तो ITC द्वारा जून 2000 में शुरू किया गया। किसानों द्वारा प्रतिबंधित ग्रामीण इंटरनेट कियास्क, जिन्हें संचालक कहा जाता है, किसानों को मौसम और बाजार की कीमतों पर अपनी स्थानीय भाषा में तैयार जानकारी पहुंचाते हैं। इसका मतलब है ई चौपाल के द्वारा मौसम की जानकारी और बाजार की कीमतों का अब उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में इसके द्वारा मिल जाता है, जिससे किसानों को कृषि से संबंधित सभी इनपुट एवं बाजार की सही जानकारी समय पर मिलती है। कहने का मतलब किसान को बाजार से संबंधित जो सही जानकारी न्यू लेटेस्ट है वो इस ई चौपाल के द्वारा मिल जाती है। उसके बाद देखिए लिखा किसान कॉल सेंटर, यह आपके देश में बड़ी तत्परता से काम कर रहा है और पूरे भारत में ये चल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है किसान कॉल सेंटर 2004 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के प्रश्नों के उत्तर उनकी मूल भाषा में उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से शुरू किए गए थे। किसान एक टोल फ्री नंबर 1800-180-1551, चूंकि ये पहले सिर्फ 1551 था, लेकिन अब वो क्या हो गया 1800-180-1551 डायल कर अपनी समस्या तकनीकी कार्यकारी या वैज्ञानिक को प्रातः 6 से 10 बजे के बीच कभी भी दर्ज करा सकते हैं, जिसका समाधान तुरंत या अधिकतम 72 घंटे में दे दिया जाएगा। ठीक है, किसान कॉल सेंटर इस तरह से अब उसको फर्निश कर दिया गया है कि आप कोई भी जानकारी मांगे वो आपको देंगे। अगर उनकी ये जानकारी उनसे संबंधित नहीं है तो उनका दायित्व ये भी है कि आपकी उस समस्या को समझते हुए कि ये कहाँ के लिए है, कहाँ से इसका निदान मिलेगा, उस संबंध में भी ये आपको क्या करेंगे, गाइड कर देंगे कि आप यहाँ पर संपर्क करें। उससे संबंधित उनका टोल फ्री नंबर, उनकी वेबसाइट या उनके और जो ऑथराइज होते हैं जहां से कम्युनिकेशन बन सकता है, वो सारी जानकारी आपको उनके द्वारा मिल जाती है। आपको इसमें याद क्या रखना है, एक तो टोल फ्री नंबर, किसान कॉल सेंटर कब शुरू किया गया, ठीक है, और किसान कॉल सेंटर ध्यान रखिएगा 22 भाषाओं में कार्य करती है। कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में कार्य करती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। टाइमिंग क्या उसका है, 6 से 10 बजे तक। रिस्पॉन्ड करने का अधिकतम टाइम कितना दिया गया है, 72 घंटे का दिया गया है। तो ये जानकारी आपको किसी भी रूप में आपसे ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय कृषि बाजार। बाजार में खरीदार या व्यापारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना ही APC मंडियों में कृषि विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय कृषि बाजार का गठन किया गया। इसे ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये क्या कहा जाता, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य APMC की भौतिक उपस्थिति तथा बिना किसी पूर्व शर्त के खरीदारों तथा किसानों के मध्य खरीदारी करवाना। साथ ही ई राष्ट्रीय कृषि बाजार पूरे राज्य में व्यापार के लिए वैध एकल लाइसेंस और एकल कर की व्यवस्था भी करता है। देखिए, किसी चीज को खरीदना हो या बेचना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अपने गुड्स को, वहां आपको उपस्थिति की कोई आवश्यकता, फिजिकली उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोडक्ट का मूल्य क्या है, आपको खरीदने वाले कौन लोग हैं,
वो सब इसी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे और अपने अपने चीजों को खरीदेंगे या बेचेंगे। यदि ऐसा हो रहा तो ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, संगठन के लिए क्या होगा, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको अपने समय का न्यूनतम समय लगाकर यहाँ पर और आप अपनी जो है वो पूरी उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं। तो देश कम्युनिकेशन का उपयोग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे देश के एग्रीकल्चर के विकास में बड़ी तत्परता से किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें भी से कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे वो यूपी कैटेट, यूजी, पीजी का कोई तैयारी कर रहा हो बच्चा, या तो इफको, क्रिप्को, एफसीआई, एनएफएल का तैयारी कर रहा हो, या आगामी जो टीए की आपकी परीक्षा आ रही है उसके कर रहे हैं, ये आपको जेआरएफ, नेट, एसआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सब्जेक्ट में है कि नहीं है इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर का है और एक सामान्य जानकारी में आता है, एक जागरूकता की जानकारी में आता है, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये हर बच्चे को तैयार होना चाहिए, और सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नहीं, भारत का कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा तो ऐसा नहीं एग्रीकल्चर बिना जाने उसको दुनिया में और देश में आगे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए भी ये परम आवश्यक होगा। इसलिए सभी लोग इसको देखें, इसके बारे में अन्य चीजें और खोजें, इस विषय को जानने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ही हमारा युवा इसके बारे में जानेगा उतना ही इससे देश लाभान्वित होगा। ठीक है, तो उसके बाद है देखिए कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ठीक है, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना क्या है, लिखा है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू में 2010-11 में 7 पायलट प्रोजेक्ट राज्यों में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कृषि तक समय पर पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास हासिल करना है। ई गवर्नेंस योजना में स्मार्ट कृषि के नवीन प्रबंधन प्रारूप जैसे रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेंसर, ब्लॉकचेन आदि शामिल किए जा रहे हैं। ये सभी जो चीजें ये सब लिखे गए हैं, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ही एक अंग है, और इनका विभिन्न रूपों में देश के कृषि के उत्थान में उपयोग किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सभी की जानकारियां बहुत ही सटीक होती है और काफी अच्छी होती है। बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी जानकारी मिलने लगती है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये एक जानकारी आपके लिए, आप इसको जो है देखिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, और आगे नवीन जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आपको ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।